नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कल वाला जो बचा हुआ पार्ट था, पार्ट सेकंड किसका, ब्लड बैंकिंग का, स्पेशली फॉर एम्स CRE जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने कल की वीडियो में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हमने पढ़े थे। आज देखेंगे हम फ्लैबोटॉमी इन ब्लड बैंक। तो देखिए, ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्शन होता है वो भी तो थोड़ा अलग ही होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं। ब्लड ग्रुपिंग, कल की वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किसने डिस्कवर किया एंड किस ब्लड ग्रुप में क्या होता है वो हम देख चुके हैं। आज सिर्फ हम उसका प्रोसेस देखने वाले हैं, मेथड देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे DU टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्रॉस मैचिंग टेक्निक्स, AHG कुम्स टेस्ट, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड रिएक्शंस एंड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड रिएक्शंस को कैसे हम आगे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो भी हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो इफ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, इफ आप सुदर्शन पैरामेडिकल में ही नए हैं, हमसे जुड़े ही नहीं हैं अभी तक, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट किया जाए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज निडल गॉज यूज्ड फॉर ब्लड ग्रुपिंग इज। कहा गया है ब्लड ग्रुपिंग के लिए कौन सी निडल यूज की जाती है। ठीक है, द ऑप्शन 1 इज 10 गॉज, द ऑप्शन सेकंड इज 22 गॉज, द ऑप्शन थर्ड इज 21 गॉज, द लास्ट ऑप्शन इज 16 गॉज। क्या पूछा गया है आपसे? 16 गॉज। तो 16 गॉज तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 गॉज यहाँ पे 22 गॉज क्या है, सबसे ज्यादा है, एंड 10 गॉज सबसे कम है। ऐसा ही समझ में आया। इसका मतलब ज्यादा वाली क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा थिक या मोटी होनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। हम इसको कैसे समझेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। एंड जो 10 गॉज वाली है, मतलब कि वो गॉज कम है, इसका मतलब वो थिन होनी चाहिए, मतलब कि पतली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसी होनी चाहिए? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तक जो हमें समझ में आया उसके अकॉर्डिंग शायद 22 गॉज तो यूज की जाने वाली चाहिए ब्लड बैंक के लिए, एंड जो 10 गॉज वाली है वो यूज की जानी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी सबसे मोटी अपने को कहाँ यूज होती है, ब्लड बैंक में कलेक्शन के लिए, एंड जो सबसे पतली है वो हमें बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए यूज होती है। क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या सोचो, सच में ऐसा ही होता है? सच में 10 गॉज वाली ही सबसे छोटी होती है और सबसे पतली होती है? ये कंफ्यूजन हमेशा होता है, हम अभी पढ़ के भी जाएंगे ना तो भी ये कंफ्यूजन रहता ही है। तो इसे हम समझते हैं कि इमेज की हेल्प से। तो देखिए, इमेज की बात की जाए तो यहां मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसी इमेज जहां जो देखने के बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। क्या लेके आई हूं इस इमेज में कि जैसे जैसे फ्लो रेट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे फ्लो इंक्रीज होगा, इन्फ्यूजन उसका डिक्रीज होगा। मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे जैसे गॉज डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इन्फ्यूजन फास्ट होगा, इन्फ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, मतलब गॉज ज्यादा, इन्फ्यूजन स्लो, गॉज कम, इन्फ्यूजन फास्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या देखा गया? इसका मतलब मैंने ये देखा गया कि जो अभी हमने डिस्कस किया था वो उल्टा होता है। ठीक है, जो सबसे कम वाली होगी वही क्या होगी, सबसे कम गॉज, मतलब सबसे ज्यादा उसका इन्फ्यूजन। ऐसा ही है, मतलब जितनी कम गॉज वाली होगी उतनी ही मोटी होगी। ठीक है, हम इन्फ्यूजन नहीं समझते, हम तो क्या समझते हैं, जितनी कम गॉज उतना ही ज्यादा मोटी थिकनेस। ठीक है, अब हम ये चीज कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि जो अपना लॉजिक था ना वो तो हो गया है गलत साबित, तो हमें ये वाली चीज नहीं भूलनी। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो 16 गॉज वाली होती है वो हम कहाँ यूज लेते हैं, वो हम लेते हैं रैपिड फ्लूइड या ब्लड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन में, ट्रॉमा या सर्जरी के वक्त। 18 गॉज वाली हम कहाँ यूज लेते हैं, ब्लड इन्फ्यूजन के वक्त। 20 गॉज वाली कहाँ ले सकते हैं, सेम बट मेडिकेशन इन्फ्यूजन के वक्त भी। 22 गॉज वाली में थोड़ा सा स्लोली फ्लूइड होता है
एंड मेडिकेशन इन्फ्यूजन में हम यूज ले सकते हैं। 24 गॉज वाली पेडियाट्रिक या स्मॉल वैन्स है उनके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन 26 गॉज वाली हम कहाँ यूज करते हैं, नियोनेट्स या इन्फेंट्स के वक्त हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये वाली तो होती है अपनी इन्फेंट्स के लिए यूज, ऐसा ही है। ये वाली क्या होती है, सबसे पतली होती है जिसका गॉज ज्यादा है। अब हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अब आप भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इफ ये वाली चीज क्लियर हो गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो 22 गॉज वाली है ये सबसे क्या होगी, पतली होगी, एंड 10 गॉज वाली सबसे मोटी होगी, ऐसा ही कुछ समझा। लेकिन इस वाली इमेज में आपको क्या मिला है, 14 गॉज। ठीक है, क्या हुआ है, 14 गॉज हमें यहाँ पे मिला है ब्लड इन्फ्यूजन के लिए। तो देखो यहाँ क्या है, 14 गॉज वाला कोई ऑप्शन नहीं है, 10 गॉज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, कम मतलब ज्यादा ही मोटी। तो हम क्या चूज करेंगे, हम 16 गॉज यहाँ पर चूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब हम आंखें बंद करके भी बता सकते हैं गॉज ज्यादा, इसका मतलब उतनी ही पतली, थिकनेस उतनी ही कम होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल ब्लड कलेक्शन टाइम शुड जनरली भी। अब क्या होता है ना, जब हम वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं, यहाँ से सैंपल के लिए जब हम वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं तो बहुत इजी होता है। ठीक है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड में हो जाता है। लेकिन जब ब्लड कलेक्शन की टाइम आया है, कहाँ पर टाइम आया है, तो ये आपसे पूछा गया है ब्लड बैंक में, क्योंकि हम ब्लड बैंक की तो बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होना चाहिए एक एक्यूरेट का टाइम, कितना, 15 मिनट से कम, 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा। अब आपको इसका सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर एक ही जगह कंफ्यूजन हुआ है, जल्दी से आप मुझे बता दो कि इसका क्या सही जवाब हो सकता है। देखो कंफ्यूजन कहाँ हुआ है, जब एफेरेसिस किया जाता है। एफेरेसिस क्या होता है वो हम कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब एफेरेसिस किया जाता है ना, तो नॉर्मल ब्लड कलेक्शन से ज्यादा टाइम लगता है। इफ आपको पता है एफेरेसिस में कितना टाइम लगता है, हाउ मच इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि एफेरेसिस में कितना टाइम लगता है। लेकिन इफ आपसे बात की जाए कि नॉर्मल ब्लड कलेक्शन की, तो उसमें आपको कितना लगना चाहिए, 15 मिनट से कम। बहुत से बुक्स में आप क्या देखेंगे, 8 to 10 मिनट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी ठीक है, बट कितना, 15 मिनट से कम तो लगना ही चाहिए। अब एक कंडीशन क्या हुई, एक कंडीशन ऐसी हो गई कि 15 मिनट में भी नहीं हो पाया, तो हम क्या करते हैं, उस बैग को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो हम उसमें ज़्यादा टाइम देंगे, हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच वेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के लिए हम कौन सी वेन यूज करते हैं। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर आ गया है ब्लड डोनेशन का। इफ मैं बात करूँ वेन्यू पंक्चर का, कि वेन वाला ब्लड कलेक्शन जब होता है तो वहाँ आप कौन सी वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो वो आपको मुझे बताना है यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ सुन लीजिए इसके ऑप्शंस, कि इसके ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज रेडियल वेन, सेकेंड ऑप्शन इज femoral vein, third option is median cubital vein and the last option is jugular vein। अब ये सब क्या होती है, यही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिसको नहीं समझ में आता वो इतना सा ही समझना है कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन आएगा और सही जवाब ही पूछेगा। ठीक है, गलत तो पूछेगा नहीं कि कौन सी वेन से आप नहीं लोगे, लेकिन हम समझेंगे आज, क्योंकि देखो हम समझे कि ये होता कैसे है, कौन सी वेन हम लेते हैं और कौन कौन सी वेन्स होती है। क्योंकि हमने क्या देखी है ना, इफ किसी ने ब्लड कलेक्ट किया है तो उसको कौन सी पता है, वही वेन पता है जो क्या होती थी यहाँ पर यूज में हम लेते थे। ठीक है, बट देखिए यहाँ क्या होती है, जब भी आपने ब्लड लिया, इस वाले आर्म पे जब भी हमने ब्लड लिया तो यहाँ से ट्राइंगल बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, मीडियन क्यूबिटल फोसा कहते हैं। हमेशा ब्लड हमें कलेक्ट यहीं से करना है, कौन सा वाला, ब्लड बैंकिंग वाला। वेन्यू पंक्चर तो आप मुझे बताएंगे, एंड इफ किसी को आर्टेरियल ब्लड की साइड्स भी पता है कि आर्टेरियल ब्लड कहाँ से लिया जाता है, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके ऊपर वेन कौन सी होती है, सिफेलिक वेन। साइड में बाइसेप्स की साइड कौन सी होती है, बाइसेप्स ब्रेकी। बेसिलिक वेन
प्रोनेटल, median vein of forearm, and this is cephalic vein. सिफेलिक वेन से ना लेके हम कहाँ से लेते हैं, ये जो ट्राइंगल बनता है उसके मीडियन क्यूबिटल फोसा से हम लेते हैं, ठीक है। जिन्हें ये वेन समझ में आई है उनके लिए बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं समझ में आई है वो ये याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कौन सी वेन से लिया जाता है, तो मीडियन क्यूबिटल वेन या मीडियन क्यूबिटल फोसा से हम लेते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इफ ब्लड फ्लो stops during donation, the first step is to। मान लीजिए कि ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है, डोनेशन के वक्त में अचानक से ब्लड आना बंद हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रिमूव द निडल इमीडिएटली, उसी वक्त हमने निडल को हटाया, चेक निडल पोजीशन एंड डोनर्स फिस्ट मूवमेंट, सबसे पहले हमने चेक किया उस निडल की पोजीशन कि कहीं वो आउट तो नहीं हो गई, एंड डोनर का फर्स्ट फिस्ट मूवमेंट कि कहीं वो हाथ अपना ठीक से चलाता भी है या नहीं चलाता है, गति ठीक से है या नहीं है। शेक द ब्लड बैग को हम जोर से हिलाएंगे या हम उसमें और भी ज्यादा एंटीकोगुलेंट डालेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सा है, बैग को हिलाने से कुछ नहीं होगा, ब्लड जल्दी जल्दी नहीं आएगा। एंटीकोगुलेंट तो आप मिला ही नहीं सकते हो क्योंकि एंटीकोगुलेंट उसमें पहले से होता है। अब इन दो चीजों में हम कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि ब्लड आना बंद हो गया तो जल्दी से निकाल लो, यही तो होता है ना, ब्लड आना बंद हो गया जल्दी से निडल निकालो, जल्दी से उसको फ्री करो। क्यों, इसको कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं हुई है, इसको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, डोनर जो है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ब्लड आना बंद हुआ है। इफ यहाँ पर क्वेश्चन होता कि डोनर कंफर्टेबल नहीं है, डोनर को पेन होने लगा है, हिमेटोमा बनने लगा है, उस कंडीशन में हम क्या करते, फर्स्ट ऑप्शन अपना सेलेक्ट करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली ब्लड फ्लो बंद हुआ है, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, उस कंडीशन में हमने निडल की पोजीशन चेक की, फिस्ट का मूवमेंट चेक किया, कभी कभी थोड़ी सी निडल भी आउट हो जाती है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, जो ब्लड कलेक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमीडिएटली आफ्टर ब्लड डोनेशन द डोनर शुड, ब्लड डोनेशन हो गया उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए रन फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए भाग जाओ, रेस्ट ब्रीफली एंड टेक फ्लूइड्स, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो एंड थोड़ा सा फ्लूइड्स लो, लाइक पानी, जूस, टी, जो भी आप लेना चाहो, कॉफी, ठीक है। स्किप मील्स, खाना मत खाओ, भोजन छोड़ दो, या लिफ्ट हैवी वेट, यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये, एंड ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको बताऊं ब्लड कलेक्शन की प्रोसेस, कि ब्लड कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो ब्लड कलेक्शन के लिए हमें पता है 350 एंड 450 बैग्स होते हैं, उनमें एंटीकोगुलेंट मिक्स होता है, उनमें सैगम मिक्स होता है, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज मेरे पास आया है एक बैग, तो बैग तो पहले आएगा नहीं, सबसे पहले कौन आया था, पेशेंट, पेशेंट की हिस्ट्री ली गई, कैसे ली जाती है, क्यों ली जाती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका बन चुका है बैग, बैग में ट्रिपल हो सकता है, ट्रिपल ही मान के चलेंगे, 3 बैग है, एंटीकोगुलेंट है, सैगम है और एम्प्टी बैग है। जब भी ब्लड लिया जाता है, कौन से ब्लड में लिया जाता है, हमेशा एंटी कोआगुलेट वाले बैग में लिया जाता है। एक क्वेश्चन हमें एमसीक्यू का यहाँ से मिल गया है कि कौन से में ब्लड लिया जाता है, यहाँ लिया जाएगा, इसको हमेशा हमें मिक्स करना है, ठीक है। हमने क्या किया, सेम वही स्प्रिट से हमने उसको डिसइंफेक्ट किया, निडल इंजेक्ट किया, उसके बाद में हमने एंटीकोगुलेंट को मिक्स करना है हमेशा, ठीक है, जिसके लिए मिक्सर भी आते हैं, या हम एजिटेटर कहते हैं, एजिटेटर भी आते हैं जो ऐसे मूव करते हैं। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में हमने ये वाला जो बैग था उसमें बैग आ गया, हमने उसको पैक किया। उसके बाद में क्या होगा, फिस्ट हमेशा चलानी होती है पेशेंट को, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होगी, जैसे ही हमने मिक्स किया हम यहाँ पर सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। क्या किया है हमने, सैंपल कलेक्ट किया है। इसी के साथ में क्या किया है, जो आपका बैग था उस बैग को भी हमने क्या किया है, सील किया है। एंड सील करने के बाद में क्या किया है, हमने उसे एक टेम्परेचर पर मेंटेन किया है, एंड उसके बाद में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो किया है। इन सब में कितना टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, फिर 15 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए। तो ये थी हमारी सिंपल सी प्रोसेस। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज हिमेटोमा कॉज्ड ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। हिमेटोमा क्यों बन जाता है? हिमेटोमा क्या होता है? खून इकट्ठा हो गया, हम क्या कहते हैं? खून इकट्ठा हो गया है, ठीक है। क्यों होता है वो? बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए करेक्ट नीडल प्लेसमेंट, सुई का सही स्थान पर लगना। सही स्थान पर लगी होगी तो हिमेटोमा क्यों बनेगा? पहला तो यही गलत। ऑप्शन बी लीकेज ऑफ ब्लड इनटू सराउंडिंग टिश्यू ड्यू टू इम्प्रॉपर वेन्यूपंक्चर, एक्सेस एंटीकोगुलेंट इन द ब्लड, हाई रूम टेम्परेचर। अब देखो, जो बैग है ना, बैग में एंटीकोगुलेंट फिक्स है, वो ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी अपना नहीं होगा। अब आपको कहाँ से चूज करना है? अब आपको बी एंड डी दोनों में से चूज करना है। तो क्या रूम टेम्परेचर की वजह से हाई है या लो है उसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन किस पर पड़ेगा? डोनर की जो फिजिकल स्टेट है ना, उस पे पड़ेगा। हिमेटोमा का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल ठीक, अपना सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी लीकेज ऑफ ब्लड। जब क्या होता है, हमने पंक्चर किया, पंक्चर करने की वजह से कभी कभी जो ब्लड है, यहाँ मैं एक हाथ बना दूं, ठीक है, ये हाथ है, यहाँ हमने पंक्चर किया, ब्लड कहाँ आ गया है? इन आसपास वाले टिश्यूज में आ गया है, आसपास वाली खाली जगह में आ गया है। खाली नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आसपास वाली जगह में आ गया है। यहाँ आके वो क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। और उस इकट्ठे होने को ही क्या कहते हैं? उस इकट्ठे होने को ही हम हिमेटोमा कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ब्लड कलेक्शन टेक्स लॉन्गर देन द रिकमेंडेड टाइम द कलेक्टेड ब्लड इज मेनली अनसुटेबल फॉर। मतलब कि 15 मिनट लगनी चाहिए, 15 मिनट्स लगनी चाहिए, 15 नहीं लग के क्या लग गई है? 25 लग गई है। तो उस कंडीशन में क्या सूटेबल नहीं है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग नहीं की जा सकती, प्रिपरेशन ऑफ प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, प्लेटलेट नहीं बनाई जा सकती, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन नहीं हो सकता, या क्रॉस मैचिंग ओनली क्रॉस मैचिंग ही नहीं हो सकती है। आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस ऐसी नहीं होती है। बताइए क्या होगा इस कंडीशन में? देखो टाइम कितना हो गया है? 15 मिनट से भी ज्यादा हो गया है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो ब्लड है एंड जो आपका सीपीडीए है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है मिक्सिंग का, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा को मैं ये कह सकती हूँ कि एब नॉर्मल हो जाएगा। क्यों क्यों हुआ है अब नॉर्मल? क्योंकि देखो ब्लड को ज्यादा टाइम लगा है ना कलेक्ट होने में। इसका मतलब क्या है कि ब्लड कैसे आया था? स्लो आया था। और ब्लड स्लो आया था तो एंटीकोगुलेंट के साथ में मिला भी स्लो है, एंड ब्लड मिलने में स्लो हो गया। इसका मतलब ब्लड को थोड़ी ना पता है कि मैं बैग में जाऊंगा, मैं एंटीकोगुलेंट के साथ में जाके मिलूंगा। ब्लड को इतना पता है कि मैं बॉडी से निकल चुका हूं, और जैसे ही ब्लड बॉडी से निकलता है प्लेटलेट्स अपनी एक्टिवेट हो जाती है। क्या होता है? प्लेटलेट्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। उसको लगता है कि बॉडी में टिश्यू में कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, चलो चल के क्लोट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाएगी। इस कंडीशन में प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाता है। बाकी सब कुछ आप बहुत नॉर्मली बना सकते हो, एफएफपी पैक्ड सेल्स, लेकिन प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन वहाँ नहीं बन पाता है। इस ब्लड का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स पहले से ही एक्टिवेट हो चुकी है फॉर कोगुलेशन, ठीक है। अब देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी सीरा कैप कलर इज। अब यहाँ हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? पूछा गया है एंटी सीरा का कैप कैसा होता है। तो देखिए क्या है आपका, ऑप्शन ए इज वाइट, ऑप्शन बी इज ब्लू, ऑप्शन सी इज येलो, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्लैक। यही है आपका क्वेश्चन। इसे हम समझते हैं एक इमेज से। तो देखो कुछ ऐसी होती है आपकी एंटीसिरास की बोतल। इंपॉर्टेंट क्या है? मोनोक्लोनल होती है या पॉलीक्लोनल होती है? फर्स्ट थिंग ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो एंटी ए है वो ब्लू होती है। क्यों होती है? कल हम डिस्कस कर चुके हैं। येलो है, वो येलो होती है। येलो कौन सी होती है? बी। एंड एंटी डी क्या होती है? कलरलेस होती है। जो ए बी आपका होता है ना, ए बी, यहाँ पर बहुत सी जगह आपको ए बी भी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? ए बी भी मिलेगी। अब क्या होता है ना, ये डिपेंड करते हैं, जितने भी कलर कोड्स होते हैं ना, ये डिपेंड होते हैं कंपनी पर, कि कंपनी कैसे बनाती है। तो ए बी की कुछ कंपनीज है जो कैसी बनाती है? कलरलेस, बिल्कुल ऐसा,
ठीक है। A1 के भी आते हैं, मैं आपको बता दूं A1 एंटी सिरा भी आती है, लेकिन बेसिकली हम ये 3 ही यूज करते हैं, ठीक है। AB का जो है वो कलरलेस भी हो सकता है, एंड बहुत सी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा लाइट पिंक या बेबी पिंक जिसे हम कहते हैं ना, वो भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जितने भी कलर्स के वेरिएशन है ये डिपेंड होते हैं किस पर, उनकी कंपनीज पर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर। एंटी बी सिरा का कैप अभी हमने देखा ब्लू है, सॉरी येलो है, ठीक है। ब्लू किसका होगा, एंटी ए का होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्लड ग्रुप। कौन कौन से मेथड्स ब्लड ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। स्लाइड मेथड, ऑप्शन बी ट्यूब मेथड, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। स्लाइड एंड ट्यूब दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज कैपिलरी मेथड। तो देखो, जिसने अभी तक किया नहीं है या दिमाग में भी सबसे पहले क्या आता है, ये स्लाइड वाला मेथड ही आता है, लेकिन हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो जो स्लाइड वाला है ना, वैसे लगाना तो दोनों को ही किससे चाहिए, सेल सस्पेंशन से चाहिए, ऐसा ही होता है, सेल सस्पेंशन से लगाना चाहिए। लेकिन स्लाइड वाले को 1 मिनट के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लड से लगा दो, लेकिन जो ट्यूब मेथड होता है वो हमेशा किससे लगता है, वो हमेशा सेल सस्पेंशन से ही लगता है, ठीक है। बहुत सी जगह एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड पहले मिक्स करोगे या ब्लड पहले मिक्स होगा या एंटी सिरा, यही होता है एंटी सिरा। तो क्या होता है, 1 ड्रॉप हमें इसका मिक्स करना है, 1 ड्रॉप हमें इसका मिक्स करना है, किसी का भी मिक्स कर दो। लेकिन क्या होता है, बेसिकली जो एंटी सिराज है वो पहले मिक्स किए जाने चाहिए। क्यों मिक्स किए जाने चाहिए, क्योंकि जब हमने ब्लड डाल दिया तो हमें पता नहीं चला ना कि हमने डाला या नहीं डाला एंटी सिरा, ठीक है। लेकिन जब हमने एंटी सिरा डाला है तो हमें दिखता है कि हमने एंटी सिरा डाला है, तो उसके बाद में हम ब्लड इजीली डाल सकते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले एंटी सिरा डालो, उसके बाद में 1 ड्रॉप ब्लड डालो, दोनों को मिक्स करो, कहाँ पर, स्लाइड पर, एंड उसके बाद में देख लो क्लम्पिंग होती है या नहीं होती है, ठीक है, एग्लूटिनेशन होगा या नहीं होगा। इसे हीम एग्लूटिनेशन कहा जाता है। जबकि ट्यूब की बात की जाए तो सेम हम 3 ट्यूब्स लेंगे, उसमें सेल सस्पेंशन होगा एंड एंटी सिराज होंगे, ठीक है। उसके बाद में उसकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग कैसे की जाती है, स्पिन, बेसिकली हम कैसे करेंगे, इसे स्पिन करेंगे। स्पिन करने के बाद में हमें इजीली वहां क्या दिख सकती है, क्लम्पिंग दिख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABO ग्रुपिंग इन द लेबोरेटरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी मैंने बताया एग्लूटिनेशन पे। एग्लूटिनेशन क्या होता है, जब 2 चीजों को मिलाने पर ऐसे दाने दाने दिखते हैं, दैट इज एग्लूटिनेशन। क्यों हुआ है एग्लूटिनेशन, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के पास था एंटीजन एंड प्लाज्मा के पास थी एंटीबॉडीज, एंड दोनों मिलके क्या बना दिया है, एक एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जिसकी वजह से आपको क्लम्पिंग दिखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेल मेथड इज। क्या पूछा गया है आपसे कि जेल मेथड का प्रिंसिपल क्या है, यही आपसे पूछा गया है कि जेल मेथड का प्रिंसिपल क्या है। क्या होता है, हीमोलाइसिस, एग्लूटिनेशन इन जेल मैट्रिक्स, सेडिमेंटेशन ओनली या ऑस्मोसिस। अब जेल मेथड आ गया, सेम वही चीज है, लेकिन पूछा क्या गया है, जेल मेथड पूछा गया है। तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि होता क्या है, लेकिन होगा वही। क्यों, यहाँ पर भी क्या बनेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। तो अपना सही जवाब क्या होगा, एग्लूटिनेशन इन ए जेल मैट्रिक्स। इन फॉरवर्ड ग्रुपिंग द पेशेंट इज टेस्टेड विद एंटी सिरा, पेशेंट सीरम, पेशेंट प्लाज्मा, पेशेंट्स RBC या प्लेटलेट्स। क्या पूछा गया है, फॉरवर्ड ग्रुपिंग। अब ये क्या नया है, अभी तक तो हमने समझा कि क्या होती है, स्लाइड एंड ट्यूब होते हैं। अब हमने देखा कि क्या होता है, कुछ तो होता है फॉरवर्ड एंड कुछ होता है रिवर्स, ठीक है। ये फॉरवर्ड क्या है, ये फॉरवर्ड सेम वही है ट्यूब वाला मेथड, ठीक है। ट्यूब वाले मेथड को ही हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। वही सेम जी, जो रिवर्स है ना वो भी स्लाइड से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको रिवर्स बता देती हूँ। ये सेम एज इट इज वैसा ही है, सेल सस्पेंशन एंड एंटी सिरा, ठीक है, फॉरवर्ड मेथड है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बनती है पूल सेल। पूल क्या होता है, पूल ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ
होते हैं उसे पूल, यहाँ लोग तो है नहीं, यहाँ तो क्या है अपना ब्लड बैंक्स है, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, पूल सेल बनाते हैं किसकी, ए बी एंड ओ की, ठीक है। बहुत सारे अप्रोक्स 8 या 10 ए वाले ब्लड बैंक्स लेते हैं, उनकी पूल सेल बनाते हैं, बी वाले बैग लेते हैं, उनकी पूल सेल बनाते हैं, सेम एज इट इज होता है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए एंड बी की भी पूल सेल बना सकते हैं, ठीक है। इनको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, तो इनको किया जाता है प्लाज्मा या सीरम के साथ में, ठीक है। इफ ए में क्या हो गई है, ए में क्लम्पिंग आई है, इसका मतलब क्या होगा, वो बी पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी बी होगा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताता है। ए में क्लम्पिंग आई है तो बी होगा, बी में क्लम्पिंग आई है तो ए होगा, दोनों में क्लम्पिंग आई है तो ओ होगा, और दोनों में ही क्लम्पिंग नहीं आई है तो ए बी होगा। अब ये तो हो गया उल्टा, बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि दिमाग बहुत छोटा सा है, हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ याद रखना होता है, तो इसको हम समझते हैं। इसमें मिलाया भी तो प्लाज्मा और सीरम है ना, उसके पास तो एंटीबॉडी होती है, और हमें पता है कि ए वाले के पास में हमेशा बी की एंटीबॉडी होती है, तो सही तो हुआ है, ए वाले के बी वाले के पास ए की एंटीबॉडी थी, तो इसीलिए तो ए में क्लम्पिंग हुई, क्योंकि एंटीबॉडी का ही तो हमने टेस्ट लगाया है। अब हमें यहाँ पे आके हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ हम पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डी एंटीजन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चले, रिवर्स ग्रुपिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग सॉरी हमने उसका तो जवाब दिया ही नहीं कि फॉरवर्ड में क्या होता है, पेशेंट का सीरम, पेशेंट का प्लाज्मा, पेशेंट्स की आरबीसी या प्लेटलेट्स, तो किससे लगाया था हमने, जैसा हम हमेशा लगाते हैं, रेड ब्लड सेल्स से। अब कंफ्यूजन तो यहाँ होगा कि रिवर्स ग्रुपिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग पेशेंट्स आरबीसी विथ एंटी सीरा, पेशेंट सीरम विथ नॉन ए एंड बी, पेशेंट प्लाज्मा विथ एंटी डी, होल ब्लड ओनली। अब देखो, होल ब्लड से भी नहीं किया था, अभी हमने देखा पेशेंट प्लाज्मा विथ एंटी डी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्या किया गया था, पेशेंट्स आरबीसी विथ एंटी सीरा, यहाँ एंटी सीरा यूज ही नहीं होती है, यहाँ क्या यूज होता है, नॉन ए एंड बी सेल्स पेशेंट के सीरम के साथ में, जिसे हम पूल सेल भी कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी सस्पेंशन इन द ट्यूब मेथड। सेल सस्पेंशन पूछा है इनडायरेक्टली कि सेल सस्पेंशन कितने परसेंट बनाते हो, 1%, 2 to 5%, 10% या 20%। तो देखो, जब भी हम क्या लगाते हैं, ब्लड ग्रुपिंग लगाते हैं, बिना सोचे समझे हमें क्या बनाना है, 2 to 5% क्या बनाएंगे हम, सेल सस्पेंशन बनाएंगे। सेम एज इट इज ही बनता है, हमने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स ली, 2-3 ड्रॉप्स लेने के बाद में हमने उसमें नॉर्मल सलाइन बनाया, 3 times वॉशिंग की, देन उसको फिल किया एंड 2 to 5 ड्रॉप्स, हम 2 to 5% हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे सेल सस्पेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम some Rh positive cells fail to show agglutination by the tube and slide method. Additional reaction with anti-human globulin is known as. क्या पूछा गया है कि कुछ Rh पॉजिटिव, मतलब कि Rh पॉजिटिव को मैं लिखूंगी D पॉजिटिव या Rh पॉजिटिव, या मैंने कह दिया कि कोई था A पॉजिटिव, क्योंकि इतना हम नहीं समझेंगे, हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ए पॉजिटिव था, लेकिन उसने स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड में इसको क्या बताया था, ए नेगेटिव, वीक था ना, तो ए नेगेटिव बताया। अब जैसे ही उसमें AHG हमने डाला तो उसने क्या बता दिया, उसने बताया कि नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ, मतलब कि बहुत सिंपल वर्ड्स में ये ए पॉजिटिव था, स्लाइड मेथड मैंने लगाया था ये ए पॉजिटिव, लेकिन इसने क्या बताया, इसने बताया ए नेगेटिव। जितने भी पेशेंट्स, जितने भी ब्लड ग्रुप, जितने भी डोनर्स नेगेटिव वाले होते हैं ना, उन सभी का DU लगता है, सभी का DU को आजकल कहने लगे हैं वीक डी टेस्ट, ठीक है, वीक डी टेस्ट लगता है। कब, क्यों लगा, AHG जैसे ही लगाएंगे हम, इसमें जैसे ही AHG डालेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कि ये पॉजिटिव है, वीक डी पॉजिटिव है। तो डी वेरिएंट्स की वजह से या DU वेरिएंट्स की वजह से, मेजर क्रॉस मैच, मेजर माइनर मैच, या फिर माइनर क्रॉस मैच, मेजर क्रॉस मैच, या नन ऑफ द अबव।
तो आपको बताना है कि किसकी वजह से वो पॉजिटिव आया है। तो किसकी वजह से आता है, डी वेरिएंट, या तो आप इसको डी कह लो या आप इसको क्या कह सकते हो, इसको DU टेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज द DU टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। DU टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ठीक है, एंड इज परफॉर्म टू डिटेक्ट ABO इनकम्पेटिबिलिटी, H एंटीजन, वीक एक्सप्रेशन ऑफ D एंटीजन या कैल एंटीजन। अब देखो DU टेस्ट अभी मैंने बताया D एंटीजन्स के लिए किया जाता है। ऐसे D एंटीजन्स जो क्या थे, थोड़े से वीक थे, इसलिए वो जब हमने नॉर्मल ABO टेस्ट किया, ABO इनकम्पेटिबिलिटी जब हमने ABO कंपेटिबिलिटी जब हमने चेक की तो वो नेगेटिव आया क्योंकि वीक था। फिर AHG क्या हुआ, AHG जो अपना कुम्स सीरम होता है वो वहां गया, उसने उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया और स्ट्रांग बनाने के बाद में वो हमको एग्लूटिनेशन शो होने लगा। तो ये क्या होता है, वीक एक्सप्रेशन ऑफ D एंटीजन की वजह से ही शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज DU टेस्ट इज बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, DU टेस्ट किस पर बेस्ड होता है, DCT पर, ICT पर, एलाइजा पर या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पर, किस पर ये यहाँ आके बेस्ड होता है। तो देखो बेस्ड किस पर होता है ये, वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने ली यहाँ पे आरबीसीज को हमने किया इंक्यूबेट। इंक्यूबेट कितने पे किया है, 37 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको इंक्यूबेट किया। ठीक है, इंक्यूबेट करने के बाद में हमें लगा थोड़ी सी तो ताकत इसमें आई होगी, तो हमने डाला एनटीडी। जब मैंने इसको डाला तो एनटीडी होने के बाद में क्या हुआ, इसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में वीक एंटीजन यहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए वीक एंटीजन प्रेजेंट है, दो कंडीशंस यहाँ पे होगी, या तो इसमें डी प्रेजेंट होगा या इसमें डी एब्सेंट होगा। ठीक है, अब अगर इसमें डी प्रेजेंट होगा तो मैंने इसमें जब मिलाया AHG, तो ये जो डी एंटीजन है ना, वो डी एंटीजन क्या होगा, AHG कुम्स सीरम के साथ में जाके जुड़ जाएगा एंड उनकी वजह से एग्लूटिनेशन शो होगा। लेकिन इफ इसमें डी प्रेजेंट ही नहीं है और जब मैंने AHG मिलाया तो AHG ने अकेले ने क्या किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि डी तो प्रेजेंट ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं आएगी और ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। ये अपना क्या है, ये अपना है यहाँ पर, अपन इसको क्या कहेंगे, मैंने इसको कहा DU टेस्ट। अब इम्पॉर्टेंट थिंग, DU टेस्ट किया कैसे जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, DU टेस्ट कैसे किया जाता है, तो सेम वही 2 to 5% सेल सस्पेंशन लो, इसमें से 1 ड्रॉप सेल सस्पेंशन की प्लस 2 ड्रॉप एंटी-डी। ठीक है, डी मैंने क्या डाला, सीधा डाला, एंटी-डी एंटी सीधा मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद में मैंने इसमें 2 ड्रॉप्स AHG डाला। AHG डालने के बाद में क्या होगा, अब इसमें यहाँ क्या होना चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया, वेट यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको इंक्यूबेट भी तो किया जाएगा, सेल सस्पेंशन को इंक्यूबेट किया 15 to 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, वॉश किया, AHG मिक्स किया एंड सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में पॉजिटिव होगा तो हमें कोगुलेशन दिखाई देगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो हमें कोई भी कोगुलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वॉशिंग आरबीसीज बिफोर एडिंग AHG सिरा। मतलब कि AHG सिरा, AHG जोड़ने से पहले आरबीसीज को धोने की वजह क्या है, क्यों धोया जाता है। ठीक है, टू इंक्रीज आरबीसीज काउंट, to remove unbound antibodies, to destroy complement, remove platelet proteins। क्यों धोया जाता है, हमेशा ये बात हमेशा दिमाग में आनी चाहिए कि आरबीसीज की वॉशिंग क्यों जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि जितनी को बाउंड होना था वो बाइंड हो चुकी है, अब जो नहीं जुड़ेगी उनको निकालना है, जो नहीं जुड़ी है एंटीबॉडीज उन्हें हमें निकालना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट टेम्परेचर इज द DU टेस्ट यूजुअली इंक्यूबेटेड। कितने पर इंक्यूबेट होता है, तो देखो आरबीसीज को इंक्यूबेट किया है,
रेड ब्लड सेल्स कहाँ थी, अपनी बॉडी में थी, और बॉडी में कितना टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। विच रिएजेंट इज यूज्ड फर्स्ट इन द DU टेस्ट, DU टेस्ट में सबसे पहले कौन सा एंटीजन यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये AHG भी है, और हमने कुछ नहीं सोचा, हमने बिना सोचे समझे क्या किया, इस AHG को ही लगा दिया। क्यों लगाया AHG को, क्योंकि टेस्ट ही क्या पूछा था, DU टेस्ट पूछा था, हमने AHG को लगा दिया। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पहले कौन सा लगाया जाता है, तो पहले तो हम एंटी-D ही डालते हैं, एंटी-D डालने के बाद में इंक्यूबेट होता है, उसके बाद में हम उसमें लास्ट में AHG डालते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इफ एग्लूटिनेशन अकर्स आफ्टर एडिंग AHG रिएजेंट इज, मतलब कि आपने डाला AHG, उसके बाद में एग्लूटिनेशन आ गया, पॉजिटिविटी आ गई, इट मीन्स द सैंपल इज RH नेगेटिव, वीक D पॉजिटिव, बॉम्बे फिनोटाइप या ABO इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होता, इफ मैं D ऑप्शन ये बना देती, दैट स्ट्रॉन्ग D पॉजिटिव, उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में क्या होता, तो बिल्कुल उस कंडीशन में भी अपना सही जवाब क्या होता, ऑप्शन बी ही होता, क्योंकि ये वीक है ना, स्ट्रॉन्ग होता तो अपने को इतना झंझट की नीड ही नहीं पड़ती, जैसे ही मैंने उसमें एंटी-D सिरा डाला तभी ये आ जाता। ठीक है, चले हम इन द माइनर क्रॉस मैच, अब आ गया है क्रॉस मैचिंग पर क्वेश्चंस। माइनर क्रॉस मैच में क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो माइनर क्रॉस मैच में पेशेंट का सीरम डोनर का सेल सस्पेंशन, या डोनर का सीरम पेशेंट का सेल सस्पेंशन, या पेशेंट का सीरम पेशेंट की आरबीसीज, या नन ऑफ द अबव पूछा क्या गया है। माइनर क्रॉस मैच बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे हम सिंपल वर्ड्स में आज देखते हैं। ठीक है, डोनर का सेल सस्पेंशन, पेशेंट का, डोनर का सेल सस्पेंशन, डोनर का सेल सस्पेंशन, वेट ओके, डोनर का सेल सस्पेंशन एंड डोनर का सीरम, पेशेंट का सेल सस्पेंशन, पेशेंट का सीरम, ऐसा ही होता है। डोनर का सेल सस्पेंशन पेशेंट के सीरम के साथ, तो पेशेंट का सेल सस्पेंशन डोनर के सीरम के साथ, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। बस इतनी सी ही कहानी है, और इतनी सी ही कहानी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डोनर का सेल सस्पेंशन, पेशेंट का सीरम। पेशेंट का सेल सस्पेंशन कहाँ है, सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो इसीलिए आपका सही जवाब भी क्या होगा, इसीलिए आपका सही जवाब भी होगा ऑप्शन बी। क्या होगा आपका सही जवाब, ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, ओके, चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मेजर क्रॉस मैच। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछ लिया उसका उल्टा। मेजर में क्या होगा, डोनर का सीरम डोनर का आरबीसीज, पेशेंट का सीरम डोनर का आरबीसीज, डोनर का सीरम पेशेंट आरबीसीज, या फिर डोनर का सीरम पेशेंट का सीरम। तो क्या होगा, डोनर सेल सस्पेंशन पेशेंट सीरम, तो इसमें भी क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी ही सही जवाब होगा। हमने एक छोटी सी टेक्निक देखी, उस टेक्निक से हमें ये सब कुछ याद हो गया है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग की ही क्यों जाती है ये नहीं समझ में आता। टू परफॉर्म प्रिसिपिटेशन, टू प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन, टू प्रिवेंट फ्लॉक्यूलेशन, या टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्यों क्रॉस मैचिंग की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या वजह थी क्रॉस मैचिंग की जाने की। तो देखिए बिल्कुल ठीक क्यों की जाती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। लेकिन कभी सोचा कौन कौन सी, तो वो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले तो ABO एंड RH इनकम्पेटिबिलिटी, इसके अलावा जितने भी टेस्ट्स होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप्स जितने भी होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसे मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज, इन्हें मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज, इन्हें देखने के लिए भी की जाते हैं। इसके अलावा जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं उनके लिए भी कौन सा टेस्ट किया जाता है, क्रॉस मैच ही किया जाता है, ऑटो
एंटीबॉडीज। तो अब कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्रॉस मैचिंग की क्यों जाती है। The next question is, when blood is not cross-matched, is urgently required during a life-threatening emergency, which of the following should be transfused without grouping and cross-matching formalities? कौन सा ब्लड दोगे, कौन सा ब्लड दोगे? इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, इतना सा ही पूछ लिया होता कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। इनडायरेक्टली वही पूछा है कि एक ब्लड का कोई क्रॉस मैच नहीं लगाया, आपको इमरजेंसी में ब्लड देना है, कौन सा ब्लड दोगे? बिना सोचे समझे ओ नेगेटिव पे टिक लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछना चाहता था कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इफ द रेसिपिएंट इज AB पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ मैं बना देती हूँ, ये एक पर्सन है जो कि डोनर है बिकॉज हैप्पी है, एक ये पर्सन है जो थोड़ा सा सैड है क्योंकि ये रेसिपिएंट है। ठीक है, वो खुश है ना, लेगा जो हॉस्पिटल में है, खुश कैसे हो सकता है? तो वो रेसिपिएंट थोड़ा सा सैड है। रेसिपिएंट क्या है अपना? AB पॉजिटिव है। ठीक है, एंड जो डोनर है वो क्या है? O नेगेटिव है। ठीक है, चलेगा, डोनर यूनिवर्सल डोनर है, चलेगा। कंपेटिबिलिटी टेस्ट शोज एग्लूटिनेशन, कौन सा एग्लूटिनेशन शो करेगा? मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच, बोथ मेजर एंड माइनर, या नन, कौन सा शो करेगा? तो देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हमने क्या किया है, मेजर में किया था डोनर का सेल सस्पेंशन, पेशेंट का सीरम। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे मेजर, ठीक है, डोनर का सेल सस्पेंशन प्लस पेशेंट का सीरम, डोनर का सेल सस्पेंशन, पेशेंट का सीरम, यही था। डोनर के सेल में तो एंटीजेंस है ही नहीं ना, एंटीबॉडीज है, ओके पास में, तो एंटीजेंस तो है ही नहीं, तो इसमें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीजेंस ही नहीं है। ठीक है, और इसके पास में है एंटीबॉडीज, एंटीजेंस। ठीक है, अब बात की जाए माइनर की, तो माइनर में क्या होगा? तो माइनर में होगा पेशेंट का सेल सस्पेंशन प्लस डोनर का सीरम। यहाँ एंटीजन भी है और यहाँ एंटीबॉडीज भी है। अब क्या होगा? अब होगा एग्लूटिनेशन। क्या होगा? अब होगा एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो क्वेश्चन ही नहीं था, इफ ऐसे समझा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चले हम आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग आर मैंडेटरी बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग की जानी चाहिए किससे? किसके इन्फ्यूजन से पहले? डेक्स्ट्रेन, जिलेटिन, एल्बुमिन या FFP। तो देखो, जब भी डेक्स्ट्रेन का इन्फ्यूजन किया जाता है ना, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिकली हमेशा ही है। ठीक है, इस हमेशा ही है। AHG इज प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग गॉड्स और रैबिट्स विथ ह्यूमन ग्लोबुलिन। ऑप्शन बी, ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम ए सेंसिटाइज्ड ह्यूमन। ऑप्शन सी, इंजेक्टिंग ह्यूमंस विथ गॉट और रैबिट सीरम, या ऑल ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका AHG है वो बनता कैसे है। ठीक है, AHG कैसे बनता है? तो क्या होता है AHG कैसे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। AHG क्या है? तो AHG कुछ नहीं है, ह्यूमन ग्लोबुलिन है। देखो, ये एक एग्जाम्पल है ह्यूमन ग्लोबुलिन। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स जहां तक मुझे याद है C3 यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। कौन से एग्जाम्पल से? ह्यूमन ग्लोबुलिन। इसको किया गया आइसोलेट किया, और इसको किस में इंजेक्ट किया? इंजेक्ट इनटू रैबिट, एक खरगोश में डाल दिया। ठीक है, ग्लोबुलिन था, खरगोश में डाला है, इसके लिए कौन बन गया? इसके लिए बन गया एंटीजन। जैसे ही इसके पास ये आया, फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, अपने लिए एंटीजन ही है, तो ये इसके लिए भी तो एंटीजन था। ये इसने प्रोड्यूस की किसके? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। ऐसा ही हुआ, इसके अगेंस्ट क्या हुई? एंटीजन प्रोड्यूस हुई। ये क्या है? ग्लोबुलिन, ह्यूमन ग्लोबुलिन। इसके अगेंस्ट क्या हुई? एंटी ग्लोबुलिन प्रोड्यूस हुई, एंटी ग्लोबुलिन प्रोड्यूस हुई। ऐसा ही हुआ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज या एंटी सीरम कह लो। ठीक है, वो इसने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया।
इन एंटीबॉडीज को क्या किया गया, प्यूरिफाई किया, निकाला, क्वालिटी चेक की, सेंसिटाइज किया, उसके बाद में बस यही एंटीबॉडीज को क्या यूज किया है, एज ए AHG कुम्भ सीरा यूज किया है। तो चलें, फर्स्ट ऑप्शन क्या था अपना, कैसे बनता है, खरगोश में मानव ग्लोबुलिन को इंजेक्ट किया है, बिल्कुल किया है। सेंसिटाइज्ड व्यक्ति से तो ब्लड नहीं लिया है। मनुष्य में बकरी का सीरम इंजेक्ट करके, तो मनुष्य में तो इंजेक्ट नहीं किया था, किसमें इंजेक्ट किया था, खरगोश में इंजेक्ट किया था। तो बिना सोचे समझे हम क्या लगा सकते हैं, अपना ऑप्शन ए लगा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following test does not perform routinely in the case of donors? कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है, हेपेटाइटिस टेस्ट, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ABO ग्रुपिंग या HIV टेस्ट? कौन सा डेली नहीं किया जाता है? तो क्या होता है, इफ आपको डोनर्स का केस कर, डोनर्स में देखना है, डोनर्स का देखना है मतलब मैं ये कह सकती हूँ ब्लड कैंप था, ब्लड कैंप से अभी ब्लड आया ही है, तो आप कौन कौन से टेस्ट लगाते हो, तो सबसे पहले की जाती है ABO ग्रुपिंग, सबसे पहले की जाती है उसके बाद में किए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज वाले इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें आते हैं HIV, HVSAG, HCV, VDRL, ठीक है। तो उसमें आ गया हेपेटाइटिस और HIV। कौन सा नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है कौन सा, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। तो ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है जब आपको ट्रांसफ्यूज करना होता है, नॉट इन द केस ऑफ डोनर्स। ICT इज डन फॉर, अभी हमने देखा था ICT क्या होती है, ठीक है, वापस से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है दैट ICT या इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन, indirect antiglobulin IAT test is done for option A transfusion of Rh positive blood, option B pregnancy if the infant is Rh positive, abortion of Rh positive fetus या all of these, ठीक है। तो हम देख चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, दोनों में हम कंपैरिजन करें कि DAT में क्या होता है, डायरेक्ट में, एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो ये जो DAT होता है ना, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं, किसको डिटेक्ट किया है मैंने, IgG को या किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट को, लेकिन कैसे, डायरेक्ट डिटेक्ट किया है, कैसे, जो कहाँ है, जो ऑलरेडी अटैच है, ऑलरेडी अटैच है टू द RBCs, रेड ब्लड सेल्स पर जो पहले से ही अटैच थी, कौन, एंटीबॉडीज, IgG एंटीबॉडीज, उसको मैंने डिटेक्ट किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मतलब घूम फिर के आना, मतलब कि फ्री एंटीबॉडीज थी कहाँ पर, फ्री एंटीबॉडीज थी कहाँ पर, इन द सीरम, इन द सीरम, ठीक है। यहाँ क्या थी, कुछ फ्री एंटीबॉडीज थी, उनको क्या किया गया है, एंटीबॉडीज को देखा, खोजा, उसके बाद में उसको इंक्यूबेट किया, और इंक्यूबेशन के बाद में क्या किया, उनको डिटेक्ट किया, ठीक है। उनके बाद में क्या हुआ, उनको डिटेक्ट किया। तो ये क्या हो गया है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली हो गया है, हो गया इनडायरेक्टली, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कहा जाता है। दोनों में आपको एटलीस्ट ये चीज पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन अपना था कहाँ कहाँ हम IAT, कहाँ कहाँ हम IAT कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें DAT का भी तो पता हो कि डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखो, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, कभी कभी हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, किसकी वजह से, जब अपना ही बॉडी, अपनी ही बॉडी की सेल्स को क्या मानने लगे, दुश्मन मानने लगे, एंड RBCs अटैक करने लगे। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कौन इंपॉर्टेंट है, DAT इंपॉर्टेंट है। हीमोलाइटिक डिजीज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में भी, साथ ही में ड्रग इंड्यूस्ड जो एनीमिया होता है, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें भी क्या होता है, DAT से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कुछ इन्फेक्शंस में भी हम DAT यूज करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए IAT की, कि IAT कब किया जाता है, तो देखिए IAT होता है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के वक्त, स्क्रीनिंग के वक्त,
साथ ही में एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन के वक्त, आइडेंटिफिकेशन के वक्त, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैच, वीक डी, ठीक है, या एंटीबॉडीज इन द प्रेग्नेंट RH नेगेटिव पेशेंट्स में, ठीक है, या मदर्स में, ठीक है। अब अपना सवाल क्या था, IAT कब किया जाता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड, बिल्कुल। प्रेगनेंसी व्हेन द फीटस इज RH पॉजिटिव, कौन सी, प्रीनेटल वाली, या अबॉर्शन ऑफ RH पॉजिटिव फीटस? तो हाँ जी, सभी में क्या होगा, सभी में IAT किया जाएगा। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो था DAT क्यों किया जाता है? अभी मैंने बताया ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में, ड्रग इंड्यूस्ड रेड सेल सेंसिटाइजेशन कह लो या एनीमिया कह लो, ठीक है। साथ ही में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, बिल्कुल। एंड तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IAT इज यूज्ड टू, किस लिए किया जाता है IAT? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडीज इन द सीरम। तो हाँ, कह सकते हैं IgG एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन बी, डिटेक्ट इन वीवो एंटीबॉडी सेंसिटाइजेशन ऑफ RBCs, डिटेक्ट इन वीवो एंटीबॉडी सेंसिटाइजेशन ऑफ WBC, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ IgA एंटीबॉडीज इन द सीरम। तो अभी मैंने आपको बताया, इफ याद हो, इस स्लाइड में मैंने आपसे बताया कि IAT ने क्या किया है, फ्री एंटीबॉडीज थी, कहाँ पर, कहाँ थी, सीरम में। उनको सबसे पहले हमने इंक्यूबेट किया, और इंक्यूबेट करने के बाद में हमने उनको सीरम में देखा कि वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज DCT में बी पॉजिटिव इन प्रेग्नेंट लेडीज। तो प्रेग्नेंट लेडीज में DCT पॉजिटिव आ सकता है, DAT कह लो या DCT कह लो, सही, ट्रू, फॉल्स, मे बी ट्रू, या डोंट नो। तो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि याद कीजिए, बहुत अच्छा है HDN के लिए, क्योंकि वो हो सकता है ना पॉजिटिव फीटस से हो, ठीक है, हो सकता है उसमें HDN वाले, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न वाले हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। कौन? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, ठीक है। एंटीग्लोबुलिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में क्या यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, इनकम्प्लीट RH एंटीबॉडीज या प्लेटलेट्स। तो एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में क्या यूज करते हैं हम? IH एंटीबॉडीज यूज करते हैं। याद कीजिए DU टेस्ट, DU में कौन था? ICT। कौन इन्वॉल्व थी? इनकम्प्लीट RH एंटीबॉडीज कह लो, ठीक है, वीक डी एंटीबॉडीज कह लो, वो इन्वॉल्व थी। बात की जाए फीवर एंड चिल्स आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ विच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। फीवर एंड चिल्स कब होते हैं? फीवर या ठंड लगना, कपकपी लगना कब होने को दिखेगी आपको? एलर्जिक रिएक्शंस में, हीमोलाइटिक रिएक्शंस में, सर्कुलेटरी ओवरलोड, या नन ऑफ दीज। क्या पूछा गया है आपको? कि ठंड लगेगी, सबसे पहले ठंड या फीवर जैसे आपको सिम्टम्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे सिम्टम्स आपको यहाँ कब मिलेंगे? तो देखो, एलर्जिक कंडीशन में ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई एलर्जी फील होगी। सर्कुलेटरी ओवरलोड में नहीं होता ऐसा। कब होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया, जब एक ऐसी रिएक्शन हुई जिसमें क्या होने लगी है, ब्लड स्टार्ट हो गई है, रेड ब्लड सेल्स स्टार्ट हो गई है टूटना बिकॉज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको दिखेगी। द मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सी होती है? हीमोलाइटिक, एलर्जिक, फेब्राइल, या सर्कुलेटरी ओवरलोड। कौन सी रिएक्शन बहुत कॉमनली होती है? कौन सी? एलर्जिक रिएक्शंस। कहते हैं ना, ब्लड चढ़ाया, ब्लड चढ़ाते एलर्जी हो गई, बहुत कॉमन है। एंड इसमें इसमें क्या आएगी? स्नीजिंग भी इसमें आएगा, जो छींक आती है वो भी इसमें, कुछ रैशेस हो जाना, ठीक है, वो सब किस में है? एलर्जी वाली रिएक्शन में ही है। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व्ड इन डिलेड हीमोलाइटिक रिएक्शंस। डिलेड हीमोलाइटिक रिएक्शंस मतलब कुछ टाइम बाद हीमोलाइटिक रिएक्शंस होगी, ऐसा कुछ। या कब होगी हीमोलाइटिक रिएक्शंस? जब कुछ बहुत टाइम से क्या हो रहा है? हीमोलाइसिस हो रहा है। उस कंडीशन में कौन सी एंटीबॉडीज यहाँ पर इन्वॉल्व होगी? तो ऑप्शंस आपके क्या क्या है? ऑप्शंस आपके होने वाले हैं IgM, IgG, IgE या IgD। तो देखो, हमने पहले ये चीज देख ली थी
कि हमें क्या देखना है, हमें देखनी होती है कौन सी, आईजीजी। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना ब्लड बैंक के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डिलेड टाइप ऑफ हीमोलाइटिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, आईजीजी इन्वॉल्व होती है। What guidelines should be followed for massive transfusion during blood loss? क्या हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, मतलब कि कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है, उस कंडीशन में आप ट्रांसफ्यूज करना है तो आप क्या चीज, कैसे ट्रांसफ्यूज करेंगे, ऑलवेज यूज होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, या मेंटेन इन 1:1:1 रेशो ऑफ RBCs, डबल एट्स एंड प्लेटलेट शीट्स। दिस इज FFP एंड दिस इज प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC, FFP और प्लेटलेट्स तीनों का 1:1 रेशो, इसे और इसे हम सेम नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी, यूज ऑफ ओनली कॉल्ड प्रेसिपिटेशन या ट्रांसफ्यूज ओनली प्रोटोटाइप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होल ब्लड यूज नहीं करेंगे, होल ब्लड में 1:1:1 का रेशो नहीं होता है। क्या यूज किया जाता है, तो बिल्कुल 1:1 का रेशो यूज किया जाता है इन तीनों का। ठीक है, प्लाज्मा एंड FFP को डबल एट्स एंड प्लेटलेट, दिस इज प्लेटलेट्स, ठीक है, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। The next question is, which is an example for immune mediated transfusion reaction? Option A, iron overload. Option B, graft versus host disease. Option C, circulatory overload. Option D, bacterial transfusion. कौन सा एग्जाम्पल है इम्यून मेडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का, ये आपको बताना है। इसमें आपको क्या कहा है, ग्राफ्ट होगी या किसी की ओवरलोड की वजह से होगा, किस वजह से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, आपने सुना हो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज का, करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज ही होगी। होता क्या है, बहुत सीरियस कंडीशन है। कौन सी सीरियस है, इम्यून मेडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत सीरियस है। होता क्या है इसमें हम ये कह सकते हैं कि डोनर की जो टी लिम्फोसाइट्स है, डोनर की जो टी लिम्फोसाइट्स है, उसने क्या किया है, अटैक किया है, अटैक्स ऑन RBCs। किसकी RBCs, रेसिपिएंट की RBCs पर क्या किया होता है, अटैक किया होता है। कौन सी डिजीज में है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। चले हम आगे। नेक्स्ट इज, which test is used in the investigation of acquired hemolytic anemia? पूछा गया है acquired immune hemolytic anemia में आपको कौन सा टेस्ट आप यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज डायरेक्ट इम्यूनो एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। ऑप्शन बी, ग्लूकोज फॉस्फेट टेस्ट। सी, ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट। ऑप्शन डी, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट आप यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो, तो क्वेश्चन आपके पास है DAT, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टेस्ट, ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट या IAT। क्या पूछा गया है, एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। तो जब मैंने आपसे बात की थी DCT एंड ICT के यूजेस की, कब कब यूज की जाती है, तो वहीं हमने ये डिस्कस कर लिया था कि IAT एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमियाज में कौन से DCT हम यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कौन सी डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन बी इज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पर्पुरा। ऑप्शन सी इज इम्यूनोडाइल्यूशन मॉड्यूलेशन। ऑप्शन डी इज पल्मोनरी माइक्रो इम्बोलाइजेशन। तो देखो, जो हाइपरकैलेमिया है ना, वो क्या नहीं होता है, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में नहीं आएगा, बाकी के तीनों आएंगे, क्योंकि इसका लेना देना किससे है कि कौन बढ़ गया है, पोटेशियम। ऐसा ही है कि पोटेशियम आयंस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अपना नॉट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The next question is, in high prevalence area, the highest percentage of hepatitis B transmission through कैसे होगा, by blood transfusion,
ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यूजिंग कंटामिनेटेड रेजर या यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल। पूछा गया है आपसे कि हिपेटाइटिस के लिए हाई प्रिविलेंस एरिया में हिपेटाइटिस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है आगे। तो मान लीजिए एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या है, वो हिपेटाइटिस पॉजिटिव है, HbE मान लो, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव है। इस कंडीशन में क्या होगा, वो इजीली ट्रांसफर कर सकती है किसको, इस इजीली ट्रांसफर हो सकता है कौन, यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के वक्त, ड्यूरिंग द, जब बेबी होगा, प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी होगी, उस वक्त हमको पता है कि ये जो HbE एंटीजेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनका जो लोड होता है, वायरल लोड, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होगा, वो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, इजीली डिजीज कॉज कर सकते हैं, किसको, न्यूनेट्स को, जो बच्चा अभी हुआ है उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। द डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सी डिजीज नहीं होती है, ऑप्शन ए साइटोमेगैलोवायरस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी अस्थमा एंड द लास्ट ऑप्शन इज HIV। तो हमें पता है कि अस्थमा जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, कभी भी वो ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता है। लेकिन इफ आपको पता है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें अस्थमा होता है, क्या वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, हाँ या ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डोनर स्क्रीनिंग। डोनर की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, HCV एंटीजन टेस्ट, HCV एक्टिव बॉडी टेस्ट, HCV एंटीबॉडी या एंटीजन एक्टिव बॉडी टेस्ट। अब यहाँ कंफ्यूजन किससे होगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा एंटीजन एंड एंटीबॉडीज से, कि किसका एंटीजन टेस्ट किया जाता है, किसकी एंटीबॉडीज टेस्ट की जाती है, वो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने वाला है। तो बताइए जल्दी से कि कहाँ किसका किया जाएगा। HCV एंटीजन टेस्ट, क्या HCV एंटीजन टेस्ट किया जाता है, HCV में क्या देखते हैं, HCV एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है, बताइए, या फिर HCV एक्टिव बॉडी टेस्ट या HCV एंटीबॉडी टेस्ट। अब यहाँ पर इफ आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस तो आपको बिल्कुल गलत मिलेंगे। कौन कौन से दो ऑप्शंस आपको गलत मिलेंगे, B एंड D वाले, क्योंकि एक्टिव बॉडी टेस्ट मुझे नहीं लगता कि एक्टिव बॉडी टेस्ट जैसा कुछ होता होगा, ठीक है। हमें कहाँ कंफ्यूजन होगा, हमें कंफ्यूजन होगा फर्स्ट एंड थर्ड में, कि क्या हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड या तो एंटीजन होगा या फिर एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि HCV का क्या देखा जाता है, HCV की देखी जाती है एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि HCV इज ए एंटीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट इज टेस्टेड इन डोनर ब्लड। कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स टेस्ट किए जाते हैं डोनर ब्लड में, HAV, मीजल्स वायरस, मम्प्स वायरस या HCV। तो देखो हेपेटाइटिस वायरस A है ना, तो हमें लगा हेपेटाइटिस है, हाँ हेपेटाइटिस तो देखा जाता है, लेकिन याद कीजिएगा ये इतना हार्मफुल नहीं होता। कौन सा हार्मफुल होता है, HBsAg एंड HCV, नॉट HAV। तो अपना सही जवाब बिल्कुल हम बिना सोचे समझे क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन D HCV हम लगा सकते हैं। The next question is disease transmissible via blood transfusion are। कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सिफिलिस, वायरल हेपेटाइटिस एंड मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन बी मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस एंड डायबिटीज मेलाइटस, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, एड्स एंड सिफिलिस, डायबिटीज मेलाइटस एंड मल्टीपल माइलोमा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्यों है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि इफ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि यहाँ पर या तो मलेरिया साथ में दिया हुआ है, या तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मलेरिया साथ में दिया हुआ है, या डायबिटीज मेलाइटस। अब हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि क्या डायबिटीज मेलाइटस जो है वो यहाँ पर होता है या नहीं होता है, या फिर मलेरिया जो है यहाँ पे होता है नहीं होता। तो जो डायबिटीज मेलाइटस वाले लोग हैं ना, उनका तो हम क्या नहीं लेते हैं, ब्लड ही नहीं लेते हैं। लेकिन मलेरिया जो है
वो क्या है, डिजीज ट्रांसफ्यूज करता है। क्यों ट्रांसफ्यूज करता है, हम लेते ही नहीं है वैसे तो मलेरिया वाला, लेकिन इफ किसी को मलेरिया हुआ था तो भी वो हमें क्या कर सकता है, ट्रांसफ्यूज में डिजीज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्कर इज रूटीनली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। एंटी एचबीएस, HBsAg, HBEg, EAG या एंटी HBC IgA, मतलब एंटीबॉडीज। तो हेपेटाइटिस में कौन सा किया जाता है, HBsAg किया जाता है, ये हम बहुत पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि ये जो टेस्ट है इनमें डिटेक्ट क्या होता है। ठीक है, सभी एलाइजा से किए जाते हैं, अब तो नाट भी आ गया है, लेकिन इसमें डिटेक्ट क्या होता है। तो देखो HIV की बात की जाए तो HIV अब 4th जनरेशन का टेस्ट किए जाने लगे हैं, सभी के लिए है ना, बट स्पेशली फॉर HIV। हम कह सकते हैं कि एलाइजा जो किया जाता था, ठीक है, एलाइजा काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसमें क्या होगा, P24 एंटीजन प्लस क्या होगा, हम ये क्या कह सकते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज दोनों को डिटेक्ट किया जा सकता है। P24 एंटीजन एंड साथ ही में एंटीबॉडी, बोथ को क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बात की जाए हम यहाँ पर HBsAg की, तो कौन सा, ओनली एंटीजन। बात किया जाए एंटी HCV की, तो नाम से ही पता चलता है एंटी HCV कौन सा किया जाएगा, ओनली एंटीबॉडीज। बात की जाए VDRL की, तो ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा कि ट्रिप्नोमा पैलिडम से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको ओनली रेजिन एंटीबॉडीज आपको बताएगा। ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही कुछ होगा। इनके लिए क्या आ गया है, इनके लिए आ गया है एक बहुत अच्छा टेस्ट, कौन सा, नाट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इसने क्या किया है, इसने जो विंडो पीरियड है उसको क्या किया है, रिड्यूस किया है, कम किया है। इसको कम करने से क्या होगा, या ये कम कैसे हुआ, क्योंकि ये जो वायरस है उसका DNA एज वेल एज RNA दोनों को ही क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लास्ट का मैंने जवाब दे दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच स्क्रीनिंग मेथड रिड्यूस द विंडो पीरियड ऑफ HIV, HBV एंड HCV इन्फेक्शंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी ऑप्शन सुन लीजिए, VDRL, एलाइजा, ICT या नेट। तो अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नेट की हेल्प से क्या किया जा सकता है, जो इनके DNA एंड RNAs है दोनों को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा जो भी हमने आज देखा उसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, एक समरी से, कि आप कैसे इन्हें समझ सकते हैं। तो उसके लिए क्रॉस मैच की बात की जाए तो क्रॉस मैच एक प्रोसेस है जो किया जाता है ABO एंड RH ग्रुपिंग, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एंड क्रॉस मैचिंग, तीनों ही बहुत ज़्यादा कंपेटिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे किया जाता है, ABO टेस्ट किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, साथ ही में क्या क्या पर्पस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांटेशन, इन सभी में अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज तो नहीं बनी, ये देखने के लिए किया जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, बहुत अच्छे इमेज से भी यहाँ समझाया गया है। क्रॉस मैच 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर एंड माइनर, दोनों में क्या होता है, दोनों की प्रोसेस क्या होती है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। कुम्स की बात की जाए कि कुम्स टेस्ट है, क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, HDN, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड एक्सेट्रा, साथ ही में इनका प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कैसे किया जाता है DCT एंड ICT, एंड इनकी बहुत शानदार इमेजेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही में ब्लड प्रोसेसिंग टेस्ट, HIV कौन से मेथड से किया जाता है, हेपेटाइटिस, HCV, VDRL, सिफिलिस एंड मलेरिया, सभी के कौन कौन से मेथड्स से किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, क्या क्या ब्लड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, क्या क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे ये किए जा सकते हैं, ये सभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस इन्वेस्टिगेशंस आपको देखने के लिए मिलेगी, लाइक DAT, विजुअल इंस्पेक्शन, क्लैरिकल चेक, रिपीटेड ब्लड ग्रुप, रिपीट क्रॉस मैच, हीमोलाइसिस, ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको मिलती है, तो ये किया जाना चाहिए। कुछ टेस्ट्स भी है जो आपको परफॉर्म किए जाने चाहिए। DAT क्या क्या यूज होता है, कैसे हीमोलाइसिस, क्रॉस मैच एंड कुम्स मैच में हेल्प करेगा, कैसे इन्वॉल्व होगा, ये सभी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं।
तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। डाउट्स जो भी थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। इफ आप भी इन्हीं इमेजेस के हेल्प से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया विथ इमेजेस, फ्लो चार्ट्स, साथ ही में टेबल्स, बहुत शानदार वे में, ओनली ब्लड बैंकिंग ही नहीं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हिमेट एंड ब्लड बैंकिंग, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, माइकोलॉजी, सब कुछ जो लैब टेक्नीशियंस वाले एग्जाम्स में आता है। इफ़ आप उन्हें शॉर्ट वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक आज ही ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले से। डाउनलोड कीजिए सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप एंड साथ ही में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से भी आप इसके इजीली ऑर्डर किया जा सकता है। तो आप भी बनना चाहते हैं लैब टेक्नीशियन, अपना सिलेक्शन चाहते हैं एम्स CRE में एंड ऐसे ही एग्जाम्स में, तो आप भी सुदर्शन पैरामेडिकल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। एम्स CRE के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पहले पूछे जा चुके हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।